एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट हो जाता है हिंदी, इसके राजन सीरीज के लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को देख चुके हैं और उसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को कंटिन्यू कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, संस्कृत भाषा के उच्चारण में दोष के 5 कारण बताइए। ये आपका 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट नंबर पर देख लेते हैं, अक्षरों एवं मात्राओं का अस्पष्ट ज्ञान, यानी जब अक्षर और मात्राएं सही से ज्ञात ही नहीं होंगी तो उसमें क्या है, दोष होना स्वाभाविक हो जाएगा, है ना। उच्चारण अंगों के विकार के कारण वे संबद्ध ध्वनियों का सही उच्चारण नहीं कर पाते। अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण का ज्ञान नहीं होता। जब अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण का ज्ञान नहीं होता, जैसे कुछ लोग सा होता है यानी सपेरे वाला सा होता है उसको शा बोल देते हैं, कुछ शरीफे वाला शा होता है उसको सा बोल देते हैं। तो इस तरह से इसमें भी ये चीज हो जाती है, ये भी दोष में आता है। हलंत का सही प्रयोग ना कर पाना। अब जैसे कहीं पे हलंत का मतलब ऐसे होता है, जैसे आपने का पे ऐसे हलंत लगा दिया, यानी ये आधा हो गया। अब कोई चीज आप जैसे अक्षर कोई भी जैसे कुक्कुट लिखना है तो उसमें हलंत आप नहीं लगाएंगे तो मतलब क्या है, वो आपका गलत हो जाएगा। जैसे आपने आधा का, जैसे पक्का, तो आपने पा और का और आपने यहाँ पे हलंत नहीं लगाया। हालांकि ऐसे भी लिखा जा सकता है पक्का, और अगर आपने ऐसे लिखा और हलंत लगा लिया तो ये भी आपका सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हलंत आप ना लगाए तो ये आपका गलत हो जाता ना। तो इस तरह से हो जाता है। द्रभ्यास के कारण ये सभी वजह हो जाती हैं। निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए, यानी जो ये शब्द हैं इनकी संधि विच्छेद करनी है। महोत्सव, महोत्सव मतलब महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, ये कौन सी संधि हो जाती है, तो ये गुण संधि हो जाती है। पवन, पो प्लस अन, पवन में देखिए कोई मात्रा नहीं लगी है, इसलिए पा में ओ की मात्रा लगानी हो। जहाँ पे पावन लिखा हो वहां पे पा में आओ की मात्रा लगेगी, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ये कौन सी संधि हो जाती है, तो ये अयादि संधि हो जाती है। कौन सी हो जाती है, तो अयादि हो जाती है। और यद्यपि, यदि प्लस अपि, ये कौन सी संधि हो जाती है, तो ये यड़ संधि हो जाती है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं। हिंदी के किसी एक यात्रा वृत्तांत का नाम एवं उसके लेखक का नाम लिखिए। किसी स्थान से बाहर से आए व्यक्ति या व्यक्तियों के अनुभव के बारे में लिखे वृत्तांत को क्या कहते हैं, तो यात्रा वृत्तांत कहते हैं। इसके बारे में समझ लेते हैं। यात्रा वृत्तांत का नाम हो जाता है अरे यायावर रहेगा याद, इसके लेखक हैं अज्ञेय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, नीचे लिखे नीतिप्रक श्लोक का अर्थ लिखिए। मतलब एक श्लोक आपको दी गई है, इसका अर्थ आपको सिर्फ लिखना है, ठीक है ना। अतम निज परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिताना तू वसुधैव कुटुंबकम, यानी इसका अर्थ ये हो जाता है, यह मेरा है, यह पराया है। इस प्रकार की गणना लघु चेतना वाले लोग करते हैं। उदार चरित्र वाले मनुष्यों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही कुटुंब अर्थात परिवार है। यानी कहने का मतलब ये हो जाता है, यहाँ पे इस श्लोक का अर्थ ये है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिताना तु वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी चेतना कैसी होती है, बहुत छोटी होती है, जिनकी बहुत छोटी सोच होती है। वो ये कहते हैं ये हमारा है, ये आपका है, ये अपना है, ये पराया है। लेकिन जो उदार चरित्र वाले होते हैं, जिनका चरित्र उदार होता है, वो मनुष्य, उनके लिए तो सारी पृथ्वी यानी सारा संसार ही क्या है, उनका परिवार है। तो परिवार से क्या क्या मेरा और क्या पराया, सभी ये चीज यहाँ पे हो जाती है। उसके बाद है निम्नलिखित
शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। अभिता यानी चारों ओर, ध्रुवम अवश्य, स्वतः आने वाला कल, संप्रतम यानी अब हो जाता है। महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय दीजिए। साहित्य में महादेवी वर्मा का आविर्भाव उस समय हुआ जब खड़ी बोली का आकार परिष्कृत हो रहा था। उन्होंने हिंदी कविता को ब्रजभाषा की कोमलता दी, छंदों के नए दौर को गीतों का भंडार दिया और भारतीय दर्शन को वेदना की हार्दिक स्वीकृति दी। उन्होंने काव्य के साथ कहानियां, रेखा चित्र, निबंध लिखे। उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान में रखिए। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा जी को, ठीक है ना। रेखा चित्रों के माध्यम से महादेवी जी समाज जीवन के साथ भारतवर्ष की ग्रामीण जननी के दुख दर्द का चित्रण किया है। जीवनी एवं आत्मकथा में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं जीवनी किसको कहते हैं और आत्मकथा किसको कहते हैं। जीवनी में किसी महापुरुष या किसी व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया जाता है, जबकि आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन के अनुभव का वर्णन करता है। देखिए जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जीवनी और आत्मकथा। आत्मकथा मतलब अपनी कथा, अपने बारे में लिखना। तो जो लेखक अपने बारे में लिखता है तो वो क्या होती है? वो आत्मकथा होती है। अगर किसी के बारे में लिखी जाए वो जीवनी हो जाती है। अब देखिए जीवनी में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखिए जीवनी जो होती है तो हमें दूसरों के बारे में इतनी बारीकियां नहीं पता होती हैं, जैसा वो बताएगा हमें वैसा पता होगा, तो इसमें कम सच्चाई होती है। लेकिन जो आत्मकथा होती है, जैसे हम अपने बारे में लिखना चाहें तो हर एक छोटी से छोटी बात हमें अपने बारे में पता है ना, क्योंकि हम अपने बारे में लिख रहे हैं। तो जी आत्मकथा क्या हो जाती है? तो उसमें ज़्यादा सच्चाई होती है, ये चीज़ हो जाती है। और यहाँ पे जीवनी काल्पनिक हो सकती है। देखिए वही चीज़ भाई काल्पनिक हो सकती है कि हम किसी के बारे में जान रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि वो बहुत खुश है, ऐसे भी हो जाता है ना, और लेकिन वो अंदर से बहुत दुखी होता है। कुछ लोग ऐसे लगते हैं बहुत दुखी हैं लेकिन वो अंदर से बड़े खुश होते हैं। कुछ लोग लगता है कि बाहरी बनावट से लगता है ये बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन रियल में क्या होता है कि रिच फैमिली से नहीं होते हैं। कुछ मतलब इसका अपोजिट भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो जीवनी होती है वो काल्पनिक हो सकती है। हमने उसको जैसा देखा, उसका रहन सहन जैसा देखा, हमने उसके अकॉर्डिंग उसके बारे में लिख दिया, है ना। और आत्मकथा क्या है भाई? हम जैसे भी हैं हमने अपने बारे में लिखा, तो उसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई होती है। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। छात्रों के लिए समाचार पत्र का नित्य पठन क्यों आवश्यक है? अब जो न्यूज़पेपर होता है वो बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी होता है? छात्र जीवन में नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ने से उन्हें कई विदित यानी कि विषयों पर जागरूकता मिलती है। भाई न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होता है? रोज़ रोज़ की नई खबरें, उसके बारे में मालूमात होती है, उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को नॉलेज मिलती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है और पढ़ना भी चाहिए। और इससे भाषा भी साफ़ सुथरी स्पष्ट हो जाती है, जो कमियाँ होती हैं, जो गलतियाँ होती हैं वो भी सुधर जाती हैं, है ना। तो कहते नहीं जैसे किसी की हिंदी नहीं अच्छी है, किसी की इंग्लिश नहीं अच्छी है, तो कहते हैं भाई आप न्यूज़पेपर पढ़ा कीजिए तो आपकी हिंदी अच्छी हो जाएगी, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। ये सब चीजें हो जाती हैं। अछीड़ो कित्ततः छीड़ो वृत्त वस्तु हतो हता, श्लोकांश का हिंदी में भावार्थ लिखें। अब जो ये आपकी लाइन है, अछीड़ो कित्ततः छीड़ोम वृत्त वस्तु हतो हता, इसका क्या करना है? हिंदी अनुवाद। मनुष्य धन से छीड़ नहीं होने पर भी नष्ट नहीं होता, चरित्र के छीड़ होने पर वो नष्ट हो जाता है। अर्थात चरित्र के जाने पर व्यक्ति के जीवन में कुछ नहीं बचता। यानी कहने का मतलब ये है, अछीड़ो कित्ततः छीड़ो वृत्त वस्तु हतो हता। यानी क्या कहा जा रहा है कि जब मनुष्य के पास, जैसे धन क्या है भाई? पैसा क्या है? कभी आता है कभी जाता है। आता ही इसके लिए है कि वो जाए, क्योंकि जब हमारी कोई ज़रूरत होती है तब उसको पूरा करते हैं, यानी खर्च कर डालते हैं। तो धन आएगा जाएगा, ये प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन जो आपका चरित्र है, अगर वो एक बार चला गया तो समझ लीजिए वो कभी भी वापस नहीं आएगा। धन आप कमा सकते हैं लेकिन अपना चरित्र आप दोबारा उसको वापस नहीं ला सकते हैं। अर्थात चरित्र के जाने पर व्यक्ति के जीवन में कुछ भी नहीं बचता है। ये चीज़ हो जाती है।
विद्यालय की तरफ से शैक्षणिक भ्रमण पर जाने के लिए अपने पिता को पत्र लिखिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं पिता को पत्र। तो आप डेट डालेंगे यहाँ पे गायत्री छात्रावास, गायत्री पब्लिक स्कूल आगरा, जहाँ पे ये आप सब चीज़ें डालेंगे। उसके बाद पूजनीय पिताजी साधारण चरण स्पर्श। पूजनीय पिताजी, आपका पत्र मिला। पत्र पढ़कर बहुत ही अच्छा लगा कि वहाँ पर सब कुशल मंगल हैं। पिताजी, मेरे स्कूल के प्रधानाचार्य जी ने यह घोषणा की है कि वे सभी छात्रों के शैक्षिक भ्रमण हेतु ले जाएंगे। इसके लिए उन्होंने देश की राजधानी दिल्ली को चुना है। उन्होंने बताया कि हमारा भ्रमण ग्रीष्मकालीन अवकाश में 15 जून को प्रस्थान करेगा और 20 जून को वापस लौट आएगा। मेरे सभी दोस्त और विद्यालय के सभी शिक्षक इस भ्रमण यात्रा पर जाने का निर्णय ले चुके हैं। मैं भी अपने दोस्तों के साथ दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन करना चाहता हूं। आशा है कि आप मुझे इसके लिए अनुमति प्रदान करेंगे। पूज्य माता जी को सादर चरण स्पर्श एवं छोटों को शुभ प्यार, आपका पुत्र। यहाँ पे XYZ नाम लिख दें, या XYZ ही सही रहता है ना। कंदकम एवं मिष्ठानम शब्द का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। तो कंदकम मतलब क्या होता है? कंदकम मतलब बॉल होता है ना, गेंद। तो कंदकम, बालकः कंदकम क्रीडति, यानी बालक जो है वो गेंद से खेलता है। मिष्ठानम, मिष्ठानम मतलब मिठाई होती है ना। मोदकः गणेशाय प्रियः मिष्ठानम अस्ति। तो यहाँ पे इस तरह से हो जाता है। संस्कृत ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो संस्कृत ध्वनियों को व्याकरणों ने 5 भागों में बांटा है। संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, विवृता। स्पर्श व्यंजन ये हो जाते हैं। विचारात्मक निबंध तथा भावात्मक निबंध में अंतर बताएं। विचारात्मक निबंध में चिंतन मनन के अतिरिक्त बुद्धि तथा तर्क की प्रधानता होती है, जबकि भावात्मक निबंधों में भावों की प्रधानता होती है, बुद्धि की प्रधानता नहीं होती है। विचारात्मक निबंध तथा वर्णनात्मक निबंध में अंतर बताइए। विचारात्मक निबंध में चिंतन मनन के अतिरिक्त बुद्धि तथा तर्क की प्रधानता होती है, जबकि वर्णनात्मक निबंधों में किसी घटना, दृश्य अथवा वस्तु का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। कहानी किसे कहते हैं? कहानी के कौन कौन से तत्व हैं? तो कहानी से आशय, कहानी गद्य की वो विधा है जो जीवन के किसी विशेष पक्ष, मार्मिक, कलात्मक तथा संवेगात्मक पर प्रकाश डालती है। कहानी के तत्व, कहानी के प्रमुख 6 तत्व हैं। कथा वस्तु, चरित्र, चित्रण, कथोपकथन, भाषा शैली, देशकाल एवं वातावरण और उद्देश्य। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है आत्मकथा से आप क्या समझते थे। देखिए, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आत्मकथा यानी जो लेखक अपने बारे में लिखता है उसको आत्मकथा कहते हैं, है ना। आत्मकथा यानी अपनी कथा। तो हिंदी गद्य की वो विधा जिसमें लेखक अपने जीवन की कथा को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है, आत्मकथा कहलाती है। अन्य शब्दों में आत्मकथा में लेखक स्वयं अपनी जीवन कथा को प्रस्तुत करता है। जैसे हरिवंश राय बच्चन जी की हो जाती क्या भूलूं क्या याद करूं, और गुलाब राय जी की मेरी असफलताएं, ये आत्मकथाएं हो जाती हैं। उसके बाद आपका हो जाता है संस्मरण क्या है। तो संस्मरण से आशय है, संस्मरण में लेखक स्वयं अपनी अनुभव की हुई किसी वस्तु, व्यक्ति तथा घटना का आत्मीयता एवं कलात्मक में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। अब देखिए, इसमें अंतर समझिएगा, फर्क समझिएगा। जो आत्मकथा होती है वो अपने बारे में अपने आप से लिखना आत्मकथा हो जाता है। जीवनी क्या होता है? जो हम दूसरों के बारे में लिखते हैं वो जीवनी हो जाती है। जैसे कुछ बातें भाई हमको पता है, कुछ हमने इधर उधर से खोज ली तो वो हम उनके बारे में हमने लिख दिया, वो जीवनी हो गई। लेकिन संस्मरण क्या है कि मतलब किसी चीज के बारे में पहले उसके बारे में अनुभव कर लिया और उसकी व्यक्ति तथा घटना का आत्मीयता कलात्मकता से उसको हमने क्या किया, अनुभव किया। कोई है इंसान, उससे अनुभव किया, उससे चीज़ें हमने कलेक्ट की और उसके बाद हमने सबके सामने उसको पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया, है ना। पाठक मतलब सब वही तो हमने प्रस्तुत किया, तो वो क्या हो गया, संस्मरण हो गया।
अब यात्रा वृत्तांत, अब इसमें देखिएगा क्या, अब इन सब में फर्क देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। यात्रा वृत्तांत गद्य की एक रोचक विधा है जिसमें लेखक विशेष स्थलों की यात्रा का सरल एवं सुंदर वर्णन करता है। अब देखिए यात्रा वृत्तांत, नाम ही से पता चल रहा है कि जब लेखक यात्रा पे जाता है तो वहां की चीजों को और जो है रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है, तो वही यात्रा वृत्तांत हो जाता है। जैसे राहुल सांकृत्यायन मेरी तिब्बत यात्रा, अज्ञे जे की है अरे यायावर रहेगा याद, ये सब हो जाती हैं। उसके बाद है नीचे दिए गए आवतरण का उपर्युक्त शीर्षक लिखिए। जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं वो हृदय नहीं, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, यानी स्वदेश प्रेम है ना। तो इसमें आपको लिखना था शीर्षक, तो स्वदेश प्रेम हो जाता है। नाटक किसे कहते हैं, नाटक के तत्व बताएं। नाटक गद्य की वो विधा है जिसमें कथ्य को संगीत, नृत्य, संवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तथा इसमें अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। नाटक के तत्व हो जाते हैं। भारतीय आचार्यों द्वारा बताए गए नाटक के तत्व निम्न हैं। नायक, कथा वस्तु, रस, अभिनय, वृत्ति, ये सारे हो जाते हैं। उपन्यास का अर्थ बताइए। विषय के आधार पर हिंदी उपन्यासों का भेद बताएं। उपन्यास दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और न्यास, जिसका अर्थ है समीप या सामने रखना। हिंदी गद्य की वो विधा जिसमें किसी नाटक को इस प्रकार सामने रखा जाता है जिससे दूसरों को प्रसन्नता हो, उपन्यास कहलाती है। क्वेश्चन हो जाता है विषय के आधार पर हिंदी उपन्यासों के भेद। पौराणिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक। उदाहरण गोदान मुंशी प्रेमचंद्र जी की और कंकाल जयशंकर प्रसाद जी की। एकांकी किसे कहते हैं, एकांकी के तत्व बताएं। तो एकांकी का अर्थ वो नाटक जो एक अंक में ही समाप्त हो जाए, एकांकी कहलाता है। देखिए नाम ही से पता चल रहा है, वो नाटक जो एक ही अंक में समाप्त हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, वो एकांकी कहलाएगा। एकांकी में नाटक के सभी तत्व होते हैं। एकांकी के तत्व कथा वस्तु, भाषा शैली, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद, देशकाल और वातावरण और उद्देश्य हो जाता है। नाटक और एकांकी में अंतर बताएं। नाटक में कई अंक होते हैं जबकि एकांकी में एक अंक होता है ना। नाटक का देर तक अभिनय किया जाता है जबकि एकांकी का अभिनय कम समय तक किया जाता है, क्योंकि भाई जब वो एक ही में कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें समय भी कम लगेगा। नाटक में अंतः कथाएं होती हैं जबकि एकांकी किसी एक घटना पर आधारित होती है। भाई नाटक है वो बहुत लंबा जाएगा है ना, बहुत लॉन्ग होगा, तो वो उसमें अंतः कथाएं तो होंगी। और जबकि एकांकी क्या है कि एक घटना पर छोटा सा पार्ट है, एक ही पार्ट में वो कंप्लीट हो जाएगा। आत्मकथा की विशेषताएं बताएं। देखिए वो डिस्कस कर चुके हैं, फिर से चलिए देख लेते हैं क्योंकि आया है क्वेश्चन तो जरूर देखेंगे है ना। आत्मकथा की विशेषताएं क्या हैं? यह संस्मरणात्मक होती है। आत्मकथा लेखक की अपनी जीवनी होती है। इसमें लेखक के जीवन की घटनाओं का चित्रण होता है। आप और भी बढ़ा के लिख सकते हैं, इसमें सच्चाई होती है ना। और इसमें देखिए जो अपनी चीज़ों के बारे में लिखना होता है, अपने बारे में लिखना होता है, तो इसमें सत्यता ज़्यादा होती है। ज़्यादा क्या होती है, क्योंकि ज़्यादातर भाई अपने बारे में लिखेंगे तो हम अपनी जो हमें हमारी बारीकियाँ पता है वो किसी को तो नहीं पता है, तो इस तरह से ये सब आप लिख सकते हैं। अब है रिपोर्टाज तथा रेखा चित्र से आप क्या समझते हैं? तो रिपोर्टाज हिंदी के रिपोर्ट का पर्यायवाची शब्द है। इसमें किसी घटना का वर्णन किया जाता है जिससे पाठक प्रभावित होते हैं। रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच का हिंदी अनुवाद है जो रेखाओं एवं चित्र के योग से बना है। इसमें कलात्मक शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना के बाह्य तथा आंतरिक स्वरूप का चित्रण किया जाता है। उदाहरण महादेवी वर्मा अतीत के चलचित्र। अब आपका क्वेश्चन हो जाता है कर्ता कारक किसे कहते हैं? कर्ता कारक संज्ञा सर्वनाम के रूप में काम के करने वाले बोध हों उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मधुर ने दूध पिया, अनिल ने गाना गाया। पहले वाक्य में मधुर कर्ता मधुर है क्योंकि दूध पीने का कार्य मधुर ने किया। दूसरे वाक्य में कर्ता अनिल है क्योंकि गाना गाने का कार्य अनिल ने किया, अतः मधुर और अनिल कर्ता हैं।
कर्म कारक किसे कहते हैं? कर्म कारक संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता हो या समाप्त हो उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे माला ने बबली को पढ़ाया। वाक्य में माला के कार्य का फल बबली पर पड़ रहा है, अतः बबली कर्म कारक है। कई बार कर्म कारक के साथ को विभक्ति चिन्ह नहीं लगता। जैसे नेताजी ने भाषण दिया। पहचान क्रिया से पहले क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर आए वही कर्म कारक होता है। अनुस्वार किसे कहते हैं? तो अनुस्वार जैसे आपको बताया था कि अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार में एक ना होता है यानी एक बिंदी, और अनुनासिक क्या होता है, उसमें दो ना होते हैं। अनुनासिक, ये मैं बार बार बताती हूँ, जब भी ऐसा आता है तब भी मैं इसका एक्सप्लेन करती हूँ। अनुनासिक यानी दो ना है तो यानी एक चांद और एक बिंदु, इस तरह से हो जाते हैं, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो अनुस्वार जो हो जाता है ये स्वतंत्र वर्ण नहीं है। स्वर्ण वर्ण के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे रंग, भंग, हंस, कंत, वंश आदि हो जाते हैं। यदि इसका प्रयोग पांचों वर्ण अक्षरों के पूर्व होता तो इसका उच्चारण उसी वर्ग के पंचम वर्ण के समान ही होगा। विसर्ग का प्रयोग स्पष्ट कीजिए। अब विसर्ग किसको कहते हैं? देखिए जो दो बिंदु होते हैं, जैसे अतः, प्रातः, ऐसे लिखते नहीं है, प्रातः, अतः, तो ये विसर्ग लगते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, यह स्वतंत्र वर्ण ना होकर वर्णों के चिन्ह हैं जो हमेशा स्वतंत्र वर्ण के पश्चात होते हैं, जो कि र हलंत का सा हलंत के रूपांतरण मात्र से है। जिस स्वर के पश्चात इसका प्रयोग है तो उसी के उच्चारण स्थान से इसको भी उच्चारित किया जाता है। विसर्ग लगा देने से शब्द को बल प्रदान होता है, यथा बालकः रामः। हलंत का प्रयोग स्पष्ट कीजिए। हलंत, हलंत क्या होता है? जैसे किसी शब्द के नीचे आप एक इस तरह से लाइन बना देंगे, वो हलंत होता है। इसका मतलब क्या होता है? किसी अक्षर को जब हम आधा लिखना चाहते हैं, जैसे ये चा हो गया, इसको आधा लिखना चाहा, रा हो गया, इसको आधा लिखना चाहा, तो जब आधा आप ऐसे भी, आप बोलोगे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो जी हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इस हलंत का मतलब होता है आधा कर देना, ठीक है ना। तो ये आधा हो गया। अब देख लेते हैं, ये स्वतंत्र वर्ण नहीं होता, इसका प्रयोग हमेशा वर्ण के बाद होता है। हलंत का अभिप्राय है आधा वर्ण या स्वर रहित वर्ण। अब इसमें क्या है, जैसे आपने पूरा लिखा, जैसे आपने चा लिखा, तो इसमें क्या होता है, चा हलंत प्लस छोटा आ, तभी तो बनता है चा। अब इसमें आ छिपा होता है, और जब आप हलंत लगा देंगे तो ये आ हट जाएगा, यानी ये आधा हो जाएगा। तो इसके साथ हलंत का प्रयोग किया जाता है। कुछ उदाहरण दिश द्रव्य हैं, जैसे परमेश्वर, आत्मनिष्ठ, महात्मन आदि हो जाते हैं। उच्चारण के मुख्य तत्व बताएं। तो ध्वनि व्यवस्था, शुद्ध उच्चारण के लिए संस्कृत ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। वर्णों का उच्चारण करते समय समुचित बल देना चाहिए, ना कम और ना अधिक। प्रवाहपूर्ण उच्चारण हेतु लय का होना आवश्यक है। स्वराघात, उच्चारण करते समय स्वर का ऊपर उठना तथा स्वर का नीचे आने के लिए उच्चारण में आरोह तथा अवरोह का होना आवश्यक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नहीं, इसी में है आपका गति। गति देख लेते हैं। उच्चारण को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए उसमें सामान्य गति होनी चाहिए, ना अधिक धीमी और ना अधिक तीव्र। विराम, उच्चारण की शुद्धता हेतु विराम चिन्हों का सही होना अति आवश्यक है। पठन वाचन के प्रकार बताएं। अब पठन के प्रकार, व्यक्तिगत वाचन, इसके अंतर्गत शिक्षक तथा विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से मौखिक पठन करते हैं। सामूहिक पठन, इसके अंतर्गत कक्षा के समस्त विद्यार्थी एक साथ मिलकर समान स्वर, गति तथा लय के मौखिक पठन करते हैं। अब देख लेते हैं, क्वेश्चन है आपका, कक्षा शिक्षण की दृष्टि से मौखिक पठन के कितने प्रकार होते हैं? तो कक्षा शिक्षण की दृष्टि से मौखिक पठन के निम्न प्रकार होते हैं। आदर्श पठन, अनुपठन, अनुकरण पठन। जब शिक्षक शिक्षार्थियों के समक्ष आदर्श पाठ प्रस्तुत करता है तो उसे आदर्श पठन कहते हैं। अनुपठन, जब शिक्षक श्लोक के किसी अंश का पाठ करता है तथा शिक्षार्थी उसका सामूहिक स्वर पाठ करते हैं, तब यह अनुपठन होता है। प्रारंभिक स्तर पर यह अत्यंत उपयोगी है। अनुकरण पठन, शिक्षार्थियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से आदर्श पठन का अनुकरण द्वारा किए गए पठन को अनुकरण पठन कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों का संस्कृत में अर्थ लिखिए। शब्द संस्कृत, किसान, कृषकः, जुलाहा, तंतुवायः,
धोबी रजका, माँ माता जननी, दुश्मन शत्रु, जूड़ा वेड़ी, बाल केशा, कंगन कंडम, नौकर सेवक, वृत्ता मल्लाह, नाविका महेलिया, व्याधा पिता, जनका पिता, दोस्त मित्रम, तकिया उपधानम, चादर प्रच्छदा, बिछौना बिस्तर, कुर्ता कच्चुका, साड़ी शटिका और पगड़ी उष्णीशम। यहाँ पे हो जाता है बाल केशा, कंगन कृडम, चूड़ी कटकः, बिंदी बिंदुआ, तिलकम शीशा, दर्पणः, पायजेब नुपुरा, चोटी शिखा, कान कणा, आँख नेत्रम, माथा मस्तक, ललाट नाक, नासिका, मुख मुखम, पीठ पृष्ठम, पेट उदर, कमल कटिया, घी घृतम, दुपट्टा उत्तरीय, मोजा पात्राणम, गाल कपोला, दांत दंता, भात ओदनम, दही दधी, नमक लवणम, शक्कर शर्करा, लस्सी यवाग, छाती उरा, वक्षस्थलम, जांग जंघा। ये आपका हो जाता है। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। विद्यार्थी तो विद्या प्लस अर्थी, पुस्तकालय तो पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। रविंद्र रवि प्लस इंद्र, रविंद्र हो जाता है। यहाँ पे देखिए, हरि प्लस ईश हरीशा, मही प्लस ईश महिषा, भानु प्लस उदया भानुदया, वधु प्लस उत्सवा वधुत्सव, उप प्लस इंद्र उपेंद्र, महा प्लस इंद्र महेंद्र, रमा प्लस ईश रमेश। ये हो जाते हैं। इनको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, गढ़ प्लस ईशा गणेश, यदि प्लस अपि यद्यपि, सुधि प्लस उपास्य सुधुपास्य, इति प्लस आह इत्याह, जल ओधा जलोधा, गंगा प्लस ओधा गंगोधा, गम प्लस गा गंगा, दिक प्लस अंबर दिगंबर, जगत प्लस ईश जगदीश, ने प्लस अन नयनम, ने प्लस अकह नायका, भानु प्लस ए भानुवे, पो प्लस अकह पावका, महा प्लस ईशा महेशा, लोक प्लस ईशा लोकेशा, सट प्लस आनना षडानना, सत प्लस कार सत्कार, उत प्लस साहा उत्साह, सत प्लस पुत्र सतपुत्र, उत प्लस पन उत्पन्न, का प्लस अपि कोपी, नि प्लस धन निर्धन, भानुरा प्लस रमते भानुरमते, निर प्लस रोगा निरोगा, निर प्लस गता निर्गता, छात्रा प्लस अपि छात्रापि, नि प्लस सारा निसारा। अब उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, जनसंख्या और उद्योगों के बढ़ने के साथ साथ प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। प्रदूषण के अंतर्गत जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण आदि आते हैं। इस अवतरण का उपर्युक्त शीर्षक लिखिए। तो प्रदूषण हो जाता है, उपर्युक्त शीर्षक क्या हो जाता है, तो प्रदूषण हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, अनुस्वार तथा अर्ध अनुस्वार का प्रयोग स्पष्ट कीजिए। अनुस्वार तथा अर्ध अनुस्वार को लिखना अत्यंत कठिन कार्य है। तद्भव तथा ठेठ हिंदी के लिखने में अनुस्वार का प्रयोग करना उचित होता है। तद्भव तत्सम, कंद कंद, कंटक तो कंटक, इस तरह से हो जाता है। तत्सम शब्दों के अनुस्वार के बाद अंतस्थ और ऊष्म वर्ण हो तो अनुस्वार का रूप नहीं बदलता है। जैसे संसार, वंश, संलग्न आदि। जिस संसार पर यानी जिस स्थान पर अनुस्वार का आधा उच्चारण हो उस स्थान पर इसका प्रयोग जरूरी है। जैसे हैं, मैं, जहाँ, नदियाँ, दोनों, आँख, करुणा आदि। पत्र लेखन, पत्र साहित्य से आप क्या समझते हैं? पत्र लेखन, पत्र साहित्य वह विधा है जिसमें लेखक अपने किसी मित्र, परिचित आदि को कुछ बताने अथवा उसके बारे में जानने के लिए कुछ लिखते हैं। शब्द किसे कहते हैं? शब्द से आशय, अक्षर अथवा अक्षरों से बने सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। वास्तव में शब्द एक या अनेक अक्षरों के योग से बनता है। जैसे मोहन कहाँ जाता है, इसमें 4 शब्द हैं। हिंदी में लगभग 2 लाख शब्द बताए जाते हैं। इसमें से 85% शब्द हिंदी और भारतीय भाषाओं के और शेष 15% शब्द विभिन्न विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताएं। तो समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं। जैसे अग्नि, पावक, अनल, हुताशन, ज्वलन, हाथी, गज,
मतंग, वितुंड, हस्ती। विलोम शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताएं। तो विलोम शब्द का आशय, विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा अथवा विपरीत शब्द। किसी एक शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द उसका विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाता है। व्यष्टि, समष्टि, अवनति, उन्नति, अनुग्रह, विग्रह, संश्लेषण, विश्लेषण, शुष्क आदि। इस तरह से यहाँ पे आपका सेशन कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। कहीं पे कोई डाउट है, कुछ क्लियर करना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। और सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी ज़रूर कर दें। थैंक यू।